हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? वेक्टर्स। क्लियर? हमने लास्ट लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट किया है। डॉट प्रोडक्ट में हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की है कंसेप्ट की, वो बहुत ही चुम्बेश्वरी कंसेप्ट है, बहुत ही खतरू कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। ऑल्दो पूछा कम गया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैं आपको कोई भी कंसेप्ट स्किप नहीं कराऊंगा, जंप नहीं कराऊंगा, पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं मैं वेक्टर्स। ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कर लिया, तो हमने समझ लिया कि हम पर्टिकुलरली क्या बात कर रहे हैं और उस बात से रिलेटेड कंसेप्ट, उस बात से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा। हमने किया, एक ही क्वेश्चन को हमने आगे पीछे ठोक बजा के हर तरीके से सॉल्व करके देख लिया। ठीक है? चलिए, आज के लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो। अगर हम बात करें थोड़े से पीछे जाकर, थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा पास्ट में जाए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए, तो हमने एक बात समझी थी कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, कैसा मोटा आर बन गया है, वेक्टर को वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका एक रिजल्ट आता है स्केलर, जिसके बारे में हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बहुत दिनों नहीं, बहुत लेक्चर से बात कर रहे हैं। तो अब हमको नहीं बात करनी इस स्केलर की, अब हमको देखना है कि अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास मान लो एक और क्वांटिटी आई, नई क्वांटिटी आई, जो कैसी थी? वेक्टर थी। अच्छा, तो अगर नई क्वांटिटी आई और वो वेक्टर थी तो क्या उसके पास मैग्नीट्यूड होगा? हाँ सर, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। और क्या उसके पास डायरेक्शन होगा? हाँ सर, उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो अब तक हम जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे उसमें हमारे सामने कभी भी डायरेक्शन नहीं आता था। क्या आती थी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आती थी। लेकिन अब यहां पर हमारे लिए टास्क थोड़ा सा फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको अब डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। अब खाली मैग्नीट्यूड से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई क्वांटिटी आएगी जो आपको क्या देगी? वेक्टर ही देगी। मतलब अगर मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर बी वेक्टर है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो, जैसे ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना? एंगल आप देख रहे हो यहां से यहां लिया गया है, ये है एंगल आपका थीटा। तो अगर आप ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हो बी वेक्टर के साथ तो क्या मिलता है आपको? आपको मिलता है एक नई क्वांटिटी जो क्या है? खुद एक वेक्टर है। खुद क्या है? एक वेक्टर है। ऐसा तब होता है जब वेक्टर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए। क्या किया जाए? क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए। इसको आप बोलते हो क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। है ये मल्टीप्लिकेशन ही, बट हम वेक्टर के फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि इससे पहले भी हमने ये वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया था और हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिली थी। तो मल्टीप्लिकेशन वहां भी हुआ है, मल्टीप्लिकेशन यहां भी हुआ है, लेकिन वहां स्केलर प्रोडक्ट मिला, यहां वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो वहां जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर यूज किया जाता है उसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट बोलते हैं। यहां पर जो यूज किया जा रहा है उसको क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। इतनी बात तो हमको सर समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस बात करते हैं। देखिए, जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और डायरेक्शन की भी जरूरत है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो आइए देखिए, जब मैं ए वेक्टर को क्रॉस करता हूं किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है, नया वेक्टर मिलता है जिसको मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर। याद करिए, उससे रिलेट आप मत करें ना कि ये कोई ए वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर हुआ करता था, ये एक ए वेक्टर हुआ करता था तो सर हमको 20 से आर वेक्टर मिलता था। याद करो, ऐसा मत बोल देना कि सर ये हमको कब मिलता था? जब ए वेक्टर में हम बी वेक्टर को जोड़ते थे। अभी हम जोड़ नहीं रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? तो आप इस कंसेप्ट को उस कंसेप्ट से मर्ज मत कर दीजिएगा, मैं खुद आपको बता दूंगा अगर कुछ मर्ज करने वाली चीज होगी तो। ठीक है? चलिए, 100 बात की एक बात कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हुआ है और आर वेक्टर आया है तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मतलब मैं बोल सकता हूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मतलब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं या मैं बोलूं ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक ही बात है।
चाहे मैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूं या मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलूं, इसको बोलते क्या है? ए क्रॉस बी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरी बात नहीं बोलते, बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। चलिए, तो मैं अगर ए क्रॉस बी निकालूं और उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछूं तो आप मुझे ऐसे ही बताएंगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात इसमें हमको नहीं है। बट एक बात हमको याद रखना है कि ये चीज भी एक वैल्यू है, ये चीज एक वैल्यू है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, और ये भी क्या है? ये भी एक वैल्यू है। अभी तक हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड की। क्यों? क्योंकि हमने देखो मॉड लगाया हुआ है, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी हमने डायरेक्शन की कोई भी बात आपसे नहीं की है। क्या ये बात आपको समझ में आई? डायरेक्शन की तरफ चलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और उसकी क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो मैंने अभी जो आपसे बात की है, टोटल जो आपसे बात हुई है, आपसे बात हुई है सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात करना अभी बचा हुआ है। तो इसको दिमाग में रखेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, डायरेक्शन की भी बात आपसे की जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि चलो ए का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा, बी का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन इस थीटा के बारे में कोई खास बातचीत है क्या? कोई खास बात है क्या इस थीटा में? तो हाँ बिल्कुल है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नोट, theta is always the smaller angle between the vectors. स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं ध्यान से देखूं तो एक एंगल तो आपको ये थीटा दिख रहा है ए से बी के बीच में, एक वेक्टर है बी वेक्टर, एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर है ए वेक्टर, दोनों टेल से टेल जुड़े हुए हैं। अगर आप देखो तो ये टेल से टेल जुड़े हैं और टेल टू टेल जोड़ने के बाद ही अगर वेक्टर के बीच का आप एंगल लेना चाहो तो ले सकते हो, और वो थीटा यहां दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर मैं देखूं तो एक एंगल और है मेरे पास, और वो एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है कि नहीं है, जिसको आप 360 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो हम देख रहे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है कि 360 माइनस थीटा जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा से तो बड़ा है। 360 माइनस थीटा जो है यहाँ पर वो थीटा से तो बड़ा है, लेकिन हमको थीटा कौन सा लेना है? थीटा इज ऑलवेज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन हुआ? इन दोनों में स्मॉलर हुआ थीटा, इसलिए साइन के साथ आप क्या पुट कर रहे हो? थीटा पुट कर रहे हो। क्लियर बात? बहुत ही क्लियर बात, बहुत ही शानदार बात। तो आज से हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा में जो थीटा होगा वो दोनों वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल होगा। क्या होगा? दोनों वेक्टर्स के बीच का स्मॉलर एंगल होगा। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद होगा, हल्का सा डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो साइन थीटा की जगह वहां क्या आ जाता था? कॉस थीटा आ जाता था। ठीक, तो जो जो चीजें कॉस थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट में वेरी करती थी वैसी ही चीजें चीजें वेक्टर प्रोडक्ट में साइन थीटा के साथ चेंज करेंगी। ठीक है ना, ये बात आप अपने दिमाग में फंसा लो। ठीक है, फंसा ली सर। तो कुल मिलाकर हमने किसकी बात कर ली भाई? मैग्नीट्यूड की बात कर ली। डायरेक्शन अभी भी बचा हुआ है ना, अभी भी डायरेक्शन बचा हुआ है, उसकी बात मैंने आपसे की नहीं है। और ये बात भी पक्की है कि अगर हमने ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से कराया है तो जो नया वेक्टर हमको मिलेगा, जो नई क्वांटिटी हमको मिलेगी, वो नेचर में तो वेक्टर ही होगी, और अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। मैंने अभी आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट बात है थीटा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे कि थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नोट डाउन करिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, अभी हमने इस जो वेक्टर आया है इसको डायरेक्शन नहीं दी है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड है। तो चलिए बात करते हैं अब डायरेक्शन की। अब हम डायरेक्शन देंगे इस वेक्टर प्रोडक्ट को। तो चलिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, अब हमको इसकी बात करनी है। यह है हमारा एक ए वेक्टर, यह है हमारा एक बी वेक्टर। ठीक, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। बहुत प्यार से समझेंगे। देखिए, एक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग होती है, एक मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग होती है अबाउट द रिजल्टेंट मतलब अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट। मोस्ट
ब्यूटिफुल थिंग अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, क्या होती है? देखिए, जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप करते हो तो आपको मिलता है आर वेक्टर। मैंने अभी आपसे बात की, लेकिन हमने अभी इस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन की बात नहीं की। तो ये जो आर वेक्टर आपको मिलता है ना, दिस आर वेक्टर इज perpendicular to, this r vector is perpendicular to a vector as well as b vector। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं सोन पापड़ी बनाकर डाल दूंगा डब्बे में। ये आ गई सोन पापड़ी बन गई भाई, लो सोन पापड़ी बना के मैंने इसको डाल दिया डब्बे में। फिर से रिपीट करता हूं कि जो आर वेक्टर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आया, उसकी डायरेक्शन की हम बात करना चालू कर रहे हैं। तो देखो, हमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पता चली कि आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। अच्छा, तो अगर मैं कोशिश करूं कि ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई वेक्टर बनाऊं जो बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर हो जाए एक बार में, तो चेक करते हैं, क्या मैं यहां से एक ऐसा वेक्टर बना दूं? क्या? नहीं बना सकते। क्यों? क्या ये आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और देखें जरा, हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसको, इस आर वेक्टर को बी के परपेंडिकुलर कर दूं, ये है आर वेक्टर, क्या ये ए के परपेंडिकुलर हो रहा है? नहीं सर, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम ऐसा कोई वेक्टर बनाए जो बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो यहां पर एक बात और अच्छी हमसे बोली गई, बहुत प्यारे तरीके से हमसे एक बात और बोली गई कि इसका एक मतलब आप और निकाल सकते हो। दिस मीन्स, इन अदर वर्ड्स, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इन अदर वर्ड्स, इसका आप क्या मतलब निकाल सकते हो वो बता रहा हूं मैं आपको। इन अदर वर्ड्स, आर वेक्टर जो आपका आया है, आर वेक्टर इज perpendicular to the plane containing a vector and b vector। क्या मतलब हुआ इसका? देखो यार, इसने हमसे बोला है कि आपका आर वेक्टर आप परपेंडिकुलर तो बना नहीं पा रहे ना, बी वेक्टर आप ऐसा आर वेक्टर नहीं बना पा रहे जो एक बार में बी वेक्टर और ए वेक्टर के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमको उसने एक हिंट और दी कि इन अदर वर्ड्स मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आर वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो एक्चुअल में उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आते हैं। अच्छा, तो सर आप ये बोल रहे हो कि ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक ही प्लेन में है? मैं बोल रहा हूं हाँ, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्या है, एक ही प्लेन में है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट थिंग समझना, अभी आपको याद दिला दूंगा हमने ये पढ़ा है या नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोप्लेनर, दोनों ही वेक्टर क्या है भाई, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का क्या मतलब हुआ सर? याद करो, एक चीज हमने पढ़ी थी, याद करिए, एक चीज हमने पढ़ी थी कि हमेशा कोप्लेनर वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन दो वेक्टर्स हमेशा के लिए कोप्लेनर होते हैं। तो अगर दो वेक्टर मैं लेता हूं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो यह बात लिखा गई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, चाहे आप वो किसी भी प्लेन में रखवा दो। लेकिन अगर दो वेक्टर हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोप्लेनर्स होते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसका प्लेन पता कर लें, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर हम उसका प्लेन पता कर लें तो हम आराम से उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बना सकते हैं। और अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने वेक्टर बना लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा, चलिए आइए बात करते हैं इस बारे में। मान लो ये वो प्लेन है जिसमें आपके दोनों वेक्टर क्या हैं,
कंटेन्ड है। थोड़ा और आगे से बनाता हूं, ठीक है। मान लो ये वो प्लेन है जिसमें आपके दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कंटेन्ड है। ठीक, थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, ठीक है। हाँ अब सही है सर, ठीक। मान लो ये वो प्लेन है जिस प्लेन में, दिस इज द प्लेन है ना, ये वो प्लेन है जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक साथ पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर बना दूं तो ये बात पक्की हो जाएगी कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलो देखते हैं, समझना, देखते हैं समझना। अगर मैं देखूं तो यार इस वेक्टर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर या इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन में वेक्टर्स बन सकते हैं। या तो एक मैं ऊपर की डायरेक्शन में बना दूं या तो मैं एक नीचे की डायरेक्शन में बना दूं। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है परपेंडिकुलर होने के लिए। या तो वो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है या इस प्लेन के नीचे डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो सकता है कि नहीं। दोनों ही केस में वो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमको तो फिक्स्ड डायरेक्शन चाहिए, हमको तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, हाँ कि ना। जुगाड़ पानी से हम यहां तक तो आ गए, जो उसने हमको इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने बस उसको फॉलो किया और मैं यहां तक पहुंच गया। पहला पॉइंट कि जो आर वेक्टर आएगा इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। जब तक मैंने प्लेन नहीं देखा था तब तक मैं कोई परपेंडिकुलर नहीं बना पा रहा था। कभी वो ए के परपेंडिकुलर होता था, बी के परपेंडिकुलर नहीं होता था। कभी वो बी के परपेंडिकुलर होता था, ए के नहीं होता था। तो मुझे उसने बोला, लो हिंट लो, इन अदर वर्ड्स आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब अब आर वेक्टर आप इस तरीके से बनाओ कि जो भी प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर आते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो आर वेक्टर। मैंने कहा ये तो आपने बहुत अच्छी हिंट दे दी। तो मैंने एक प्लेन बनाया और उस प्लेन पे परपेंडिकुलर खींची। मैंने कहा यार इस प्लेन पे दो ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बनाए जा सकते हैं, या तो ऊपर या तो नीचे। ठीक, तो यहां तक मैं आ गया, लेकिन मुझे कोई फिक्स्ड डायरेक्शन बतानी है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। ठीक, तो अब हम उस फिक्स्ड डायरेक्शन को बताने के लिए मेहनत करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमको देखना है कुछ ऐसा रूल जो आपको बता देगा कि ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ जाना है आर वेक्टर को, आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी डायरेक्शन की तरफ। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलिए। तो अब जो चीजें काम की है मैं उसको रख लेता हूं, बाकी जो काम की नहीं है वो मिटा देता हूं। जैसे अब इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग हम समझ गए हैं क्या होता है कि जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है वो हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर आता है, यानी कि ए क्रॉस बी करने से आपके पास जो वेक्टर आया उसकी खास बात ये होती है कि वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो आर वेक्टर आप निकालोगे ए क्रॉस बी के बाद, मिटाया जो मैंने उसको फिर से लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ए क्रॉस बी के बाद जो आपके पास आर वेक्टर आया है ना, ये आर वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के भी, एंड यही आर वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के भी। ठीक है, ये बात मैंने आपसे कर ली है। आओ समझना। अब भैया डायरेक्शन का खेल फंस गया, हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही। हमने जुगाड़ पानी से ये पता कर लिया कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना दो डायरेक्शन में पॉसिबल है, या तो ऊपर की तरफ जाके डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कर दूं, या तो नीचे तरफ जाकर मैं परपेंडिकुलर हो जाऊं इस प्लेन के। अब मुझे कोई एक डायरेक्शन पकड़नी है। तो आइए जरा बात करेंगे डायरेक्शन के लिए। फॉर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फॉर द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, for the direction of r vector we use right hand thumb rule, we use right hand thumb rule, है ना। हम इसको राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे। एक और रूल होता है, जिससे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो। मैं उसका भी नाम लगे हाथ लिख ही देता हूं। कौन से कलर से लिखूं, लेकिन जिसमें दिखे, है ना। राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो आप, या फिर एक दूसरा रूल होता है स्क्रू रूल। मेरे को इतना कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है स्क्रू रूल, लेकिन फिर भी मैं जो करता हूँ राइट हैंड थंब रूल से ही करता हूँ। आपकी मर्जी है, अगर आपको स्क्रू रूल पसंद आया तो आप स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखेंगे कि अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए होता है तो आप यूज़ करते हो या तो राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल।
याद रखना एंगल कौन सा लेना होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल लेना होता है, स्मॉलर एंगल लेना होता है, ठीक है। दो एंगल जो होते हैं उनमें से स्मॉलर एंगल लेना होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हमको डायरेक्शन पता चलेगी। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जरा सी उसकी मैं बात कर लेता हूं कि मान लीजिए अगर आपके पास ये एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। तो आप क्या करोगे, अपने हाथ को, राइट हैंड, सबका राइट हैंड हवा में उठाओ, बोलो हवा में उठाओ, बोलो महाराज की जय। उठा लिया हाथ, हाँ चलो, ये जो हाथ उठा लिया हमने राइट वाला, इस राइट वाले हाथ को लेकर जाना है, लेकर जाना है, और जिस वेक्टर का क्रॉस करा रहे हो आप, ए का क्रॉस करा रहे हो बी से, ए का क्रॉस बी से करा रहे हो, तो कहां पे रखना है जाके, ये आपका हाथ है, इसकी पाम को ऐसे ले जाना है और रख देना है कहां पर, ए वेक्टर पे। कहां रख देना है, ए वेक्टर पे, ठीक, नहीं आई बात समझ में। आपको अपनी पाम को रख देना है ए वेक्टर पे, ठीक है। ये आपने अपनी पाम को ए वेक्टर पे रखा, ये अपनी पाम को आपने ए वेक्टर पे रखा, ये ए वेक्टर थी, ये पाम को आपने ए वेक्टर में रखा, ठीक है। ए को क्रॉस करना है बी से, तो आप अपनी पाम को कर्ल करोगे, ये जो उंगलियां हैं ये आप कहां कर्ल करोगे, बी की तरफ। ए से बी जाना है आपको, तो आप अपनी पाम को ए पर रखोगे और अपनी उंगलियों को किसकी तरफ कर्ल करोगे, बी की तरफ। किसकी तरफ, बी की तरफ, इन दी डायरेक्शन ऑफ स्मॉलर एंगल, जो आपका स्मॉलर एंगल है उसकी डायरेक्शन में। अरे हाँ कि ना, ठीक है। ये जो है हमने अपनी पाम को रखा और अपनी उंगलियों को ए से ए क्रॉस बी करा रहे थे, तो हमको ए से बी की तरफ जाना है, तो हमारी उंगलियां ए से बी की तरफ क्या होंगी, कर्ल होंगी। क्या होंगी, ए से बी की तरफ कर्ल होंगी। तो जब ए से बी की तरफ आप अपनी उंगलियां कर्ल करोगे तो आपका अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपका अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर बात। तो हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि या तो ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कर रहे हो, पहले कंफ्यूजन ये था कि या तो ये नीचे जाएगा क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, एंड ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। लेकिन अब हमको राइट हैंड रूल से पता चल गया, राइट हैंड थंब रूल से पता चल गया, राइट हैंड रूल से पता चल गया कि हमको अपनी पाम को रखना है उस वेक्टर पे जिससे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, ठीक। ए वेक्टर से कर रहे हैं, तो लो भाई ए वेक्टर पे रखी पाम को, किससे कर रहे हो, बी से कर रहे हैं, ए का बी से कर रहे हैं। तो अब हम अपनी उंगलियों को किसकी तरफ कर्ल कर लेंगे, किसकी डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे, बी की डायरेक्शन में कर्ल कर लेंगे। तो हमारा अंगूठा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये आपको क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। ये आपको क्या मिल गई, डायरेक्शन मिल गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, है ना। और ये कहां है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन दी अप डायरेक्शन। अब बोल दूं इसको, क्या बोल दूं, अब बोल देता हूं, बाद में हम इसको बोल देंगे, कुछ भी नाम अच्छा सा दे देंगे। अभी हम इसको घर का नाम दे देते हैं, चीकू पीकू टीकू रीकू ऐसा नाम दे देते हैं। अभी हमने बोल दिया अप डायरेक्शन में, ठीक। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। तो भाई हम एक बात अपने दिमाग में डाल लेते हैं कि जब भी किसी का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना होगा, जिसका जिस डायरेक्शन में जिसका निकालना होगा ए क्रॉस बी, तो हम ए पर रखेंगे अपनी पाम को, ठीक। बी की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड तो था, याद करो हमारे पास मैग्नीट्यूड था ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो था, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी। अब हमको डायरेक्शन दिखने लग गई है। क्या होने लग गई है, अब हमको डायरेक्शन दिखने लग गई है, अबव डायरेक्शन है, अप डायरेक्शन है, ठीक है ना, अबव द प्लेन। आई बात समझ में, हाँ सर। तो इसका लिखने का तरीका और भी अजीब व गरीब होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी को। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसको भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन अभी हमको जरूरी है क्या समझना, राइट हैंड रूल। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से राइट हैंड रूल दिखाता हूं। आप इस पॉइंट को क्या करिए, नोट डाउन करिए, फिर हम राइट हैंड रूल देखेंगे। इसको नोट डाउन अच्छे से करना। अभी हमने स्क्रू रूल नहीं समझा है, स्क्रू रूल नहीं समझा है, मैं आपको स्क्रू रूल भी अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आप अभी इसको समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आपको बता क्या रहा हूं कि अभी हमने स्क्रू रूल नहीं पढ़ा, अभी हमने सिर्फ राइट हैंड रूल देखा। तो यार राइट हैंड रूल मैं आपको एक इमेज से दिखाऊंगा, उस इमेज से हम और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। वापस आएंगे फिर हम अपने इस डायग्राम में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको अभी क्लीन करता हूं, फिर हम चलते हैं अपने डायग्राम में। आइए डायग्राम देखते हैं राइट हैंड रूल का।
चलिए ये है डायग्राम आपकी आंखों के सामने, बहुत ही प्यारे तरीके से हमको अब समझ में आएगा। देखिए आपके सामने एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ये ठीक है, एक वेक्टर दिया हुआ है आपको ये। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और प्यारे तरीके से इसको दिखाता हूँ, थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ना, ऐसा कलर जो एकदम उभर कर आए, है ना, एकदम उभर कर आए, जैसे मेहंदी उभर कर आती है ना वैसे। यह है आपका एक ए वेक्टर और ये है आपका एक बी वेक्टर। ठीक, ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को अब मुझे क्रॉस करना है, इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है ना, क्या क्रॉस करना है, तो मुझे क्रॉस करना है ए क्रॉस बी। ठीक, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूं, कलर की कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, ए क्रॉस बी करना है मुझे। आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो आप अपनी पाम, राइट हैंड को उठाओ, राइट हैंड की पाम को कहां रखो, उस वेक्टर पे रखो जिसका आपको क्रॉस करना है। ए का क्रॉस आपको बी से करना है, तो मैंने अपनी पाम को देखिए कहां रखा, ए वेक्टर के अलॉन्ग रख दिया, ये रख दिया। ठीक, अपनी पाम को ए वेक्टर के अलॉन्ग रख दिया। ठीक, मुझे क्रॉस करना है बी से, तो अब मैं ए से स्वाइप करते हुए अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा। ठीक है ना, अपनी फिंगर्स को क्या करूंगा, कर्ल करूंगा। ठीक है ना, ये देखिए, ये मैं लेकर आया अपने हाथ को ऐसे और ये मैंने कर्ल किया और ये गया ऊपर थंब। आई मेरी बात समझ में, क्लियर। मैं आपको ये डायग्राम सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं, आप बोलोगे कि सर इसमें तो उसने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया ही नहीं। मैंने ये डायग्राम इसलिए दिखाया कि कभी पाम जो होती है ना, लोग ऐसे रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं। पाम ऐसे नहीं रखना, हमको अपने हैंड को ऐसे रखना है, अलोंग द वेक्टर रखना है। सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया है। ठीक है, चलिए, तो आप इस बात से समझ गए होंगे कि मुझे वेक्टर पे पाम को ऐसे नहीं रखना, मुझे वेक्टर पे पाम को ऐसे रखना है। और फिर जिस वेक्टर के साथ आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को क्या कर लोगे, कर्ल कर लोगे। ये देखो, मैंने ए से बी की तरफ उंगली की और ये कर्ल कर लिया, ये देखो ये कर्ल कर लिया। तो ये जो थंब है ना, ये थंब क्या बताएगा मुझे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, क्लियर है। किससे किसकी तरफ ले जाना है, ए वेक्टर के से बी वेक्टर की तरफ ले जाना है राइट हैंड को, और ऐसे फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को क्या करना है, कर्ल करना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको थंब क्या बताएगा, थंब की डायरेक्शन आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताएगी। ये देखिए, ठीक है। हाँ सर, अब आया समझ में, ठीक है सर, अब आ गया समझ में। अब हम एकदम सही तरीके से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। चलो वापस आ जाते हैं और बात करते हैं हमारे वेक्टर की। तो देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेन देखना है जिस प्लेन पर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर रखे हुए हैं। चलो आते हैं वेक्टर पे, हम वापस ये प्लेन बना लेते हैं। तो ये देखो, कोई बड़ी बात नहीं है प्लेन बनाना, ये देखो बड़ी बात तो है सर, एक बार में बनता नहीं है आपसे और आप बोल रहे हो बड़ी बात नहीं है। अरे वो तो क्या है ना, आज क्या है, शनिवार है, शनिवार को मेरा होता है व्रत, इसलिए डायग्राम मेरा सही नहीं बनता है। बाकी क्या है, डायग्राम में तो मैं एकदम महारथी हूँ। चलिए, ये बन गया प्लेन। ओके, इस प्लेन पे ही क्या है, हमारे दोनों वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, तो वही राइट हैंड थंब रूल हम अपने पाम को रखेंगे ऐसे, ये रख दिया वेक्टर पे ऐसे, और कहां से कहां जाना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है। तो मैंने ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, तो डायरेक्शन होगी एक तो ये, जिसको हम बोलेंगे ये है डायरेक्शन किसकी, ए क्रॉस बी वेक्टर की। ये एकदम परफेक्ट हो गई बात, ये क्या हो गई, एकदम परफेक्ट हो गई बात। तो अब हमारे पास इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, और वो कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अगर सर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हुआ होता तो फिर क्या करते, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हुआ होता तो हम बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा कर देते। तो आपको क्या लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम है। आओ जरा डायरेक्शन की बात कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें। अब देखो, आपको बी का क्रॉस ए से करना है, बी का क्रॉस ए से करना है। तो अब क्या होता है,
बच्चे रख देते हैं पाम ऐसे, पाम रख दिया आपने ऐसे, पाम ऐसे रख दिया आपने बी वेक्टर के अलॉन्ग और यूं घुमा दी, तो आप ऐसे घुमा देते हो अपनी कर्ल्स को, उंगली को कैसे कर्ल्स करते हो आप, अपने फिंगर्स को कैसे कर्ल कर लेते हो, ऐसे कर्ल कर देते हो, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप बड़ा एंगल ले ले रहे हो। आप कौन सा एंगल ले ले रहे हो? बड़ा एंगल ले ले रहे हो। आपको कौन सा एंगल कंसिडर करना है? आपको स्मॉलर एंगल कंसिडर करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। तो जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे तब भी आपको यही स्मॉलर एंगल कंसिडर करना है, ना कि बाहर वाला एंगल जो आपने गलती से कंसिडर कर लिया था। तो सर फिर हम अपनी पाम को कैसे घुमाएं? ये तो मतलब सर उल्टी तो घूमेगी नहीं सर, ये उल्टा तो घूम नहीं रहा है। तो भाई क्या कर लो, हाथ ऐसा कर लो, क्या कर लो, हाथ ऐसा कर लो। अब आप ऐसे अपनी पाम को रख दो बी वेक्टर पे और अपनी उंगलियों को ऐसे कर लो, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, क्योंकि आप बी क्रॉस ए निकालना चाहते हो, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो आपका जो थंब है वो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताने लग जाएगा। किसकी डायरेक्शन बताने लग जाएगा? बी क्रॉस ए वेक्टर की, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बताने लग जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, अब समझ में आई सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आप सफल हो रहे हो अपने प्रयासों में। पहले आपने मैग्नीट्यूड निकाला, अब आप डायरेक्शन तक पहुंच गए हो। पहले जुगाड़ से पहुंचे डायरेक्शन पे, फिर हमको बहुत अच्छा एक रूल मिला, उस रूल से हम परफेक्टली बता पा रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर या नीचे की तरफ। ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं स्क्रू रूल की, है ना, स्क्रू रूल बच गया है, आइए स्क्रू रूल देखते हैं। चलो स्क्रू, SCREW, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से क्या होता है जरा समझना। देखो स्क्रू आपको कैसा दिखता है? स्क्रू आपको दिखता है कुछ ऐसा। अरे वाह यार सर, हमारा स्क्रू तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही दिखता है सर। मैंने बोला ना कि डायग्राम के मामले में ना मैं एकदम, चलो ये आपका स्क्रू है, ठीक है ना, इस पर ऐसे क्या बनी हुई है, बनी हुई, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। अब अगर ये स्क्रू आपके पास है, इसको मैं अगर मान लो ये स्क्रू है, ये स्क्रू है, इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा दूं, इसको मैं अगर क्लॉकवाइज घुमा दूं, क्लॉकवाइज घुमा दूं, क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, देखा। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लूं, तो ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। नहीं आया समझ में? देखो ये स्क्रू है, ये होल है, स्क्रू को होल में डाला, ये घुमाया क्लॉकवाइज, ये घुमाया क्लॉकवाइज, ये घुमाया क्लॉकवाइज, ये घुमाया क्लॉकवाइज, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, ये घुमाया, तो देखो स्क्रू क्या कर गया, अंदर चला गया। हाँ सर, क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू कहां चला गया, अंदर चला गया। अगर इसी स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 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 तो स्क्रू क्या आ गया, बाहर आ गया, होल से आ गया कि नहीं आया। चलो अब देखो, यहां पर मैंने अपने स्क्रू को रखा, यहां पर मैंने अपने स्क्रू को रखा और आपसे बोला गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालो। आपने अपने स्क्रू को रखा, आपने अपने स्क्रू को रखा कहां पे, जहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ज्वाइन हुए, ठीक है ना। अभी मैं आपको राइट हैंड रूल का भी थ्योरी लिखवा दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। देखो आपने इस पॉइंट पे जहां बी वेक्टर और ए वेक्टर टेल से टेल जुड़े हैं वहां पर अपने स्क्रू को रखा। अब आपको ए वेक्टर का क्रॉस बी से निकालना है, तो आपको स्क्रू कैसे घुमाना पड़ेगा, आपको स्क्रू कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, आपको स्क्रू कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी आप अपने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, जब भी आप अपने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज, जब भी आप अपने स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, स्क्रू बाहर आता है, स्क्रू बाहर आता है, बाहर आता है, हाँ कि ना। अरे आप तो जानते हैं भाई, फिजिक्स वाले हैं, कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो स्क्रू क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ स्क्रू है और मैं ए क्रॉस बी करना चाहता हूं, तो मुझे ए से बी की तरफ जाना है, मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो स्क्रू क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर, बिल्कुल बाहर की तरफ आएगा। नहीं आई बात समझ में? स्क्रू कैसा आएगा, बाहर की तरफ आने लग जाएगा, ठीक। और अगर मैं बी क्रॉस ए करना चाहूं,
अगर मैं B क्रॉस A करना चाहूं तो स्क्रू को यहां रखेंगे, B से A की तरफ जाना है, B से A की तरफ जाना है, तो हमको क्लॉकवाइज जाना है। जब मैं क्लॉकवाइज करूंगा इस स्क्रू को तो स्क्रू अंदर की तरफ धंसने लगेगा। नहीं, ये देखो ये स्क्रू है, ये होल है, ये क्लॉकवाइज घुमाया, ये क्लॉकवाइज घुमाया, ये क्लॉकवाइज घुमाया, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, और स्क्रू क्या कर गया, अंदर की तरफ चला गया। तो यहां पर अगर मैं बोलूं स्क्रू अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया, स्क्रू अगर आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू क्या करेगा, स्क्रू अंदर जाता है। स्क्रू क्या करता है भाई, अंदर जाता है। क्लियर बात, बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। तो भाई जब B क्रॉस A करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा आपका स्क्रू, तो कहां जाएगा, अंदर की तरफ। देखो नीचे की तरफ निकल रहा है, ये देखो नीचे की तरफ आ गया। और जब आप A क्रॉस B करोगे, A क्रॉस B करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आओगे, तो ये देखो आपका स्क्रू क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। ये देखो बाहर आ गया। तो ये डायरेक्शन आपको स्क्रू रूल से पता चल गई। क्लियर, पक्का 100%? हाँ सर। तो ये थी हमारी स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालने की टेक्निक। और उससे पहले हमने पढ़ी राइट हैंड रूल से टेक्निक अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से मैं राइट हैंड रूल के बारे में आपको थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं, है ना। ये तो था भाई जुगाड़, है ना। जैसे जैसे आप इस पर महारत हासिल करोगे आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने ही नहीं वाली है। आओ बात करते हैं राइट हैंड रूल की, है ना, राइट हैंड थंब रूल की। ठीक, पहला पॉइंट है, आपको क्या करना है, प्लेस योर राइट हैंड, प्लेस योर राइट हैंड्स palm on the point joining, on the point joining A vector and B vector। ठीक, आपको क्या करना है, अपनी पाम को जहां पर A वेक्टर और B वेक्टर जुड़ रहे हैं वहां रख देना है। ऐसे पाम को रख देना है, ज्वाइनिंग A वेक्टर एंड B वेक्टर। सेकेंड पॉइंट, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, फिंगर्स फ्रॉम A वेक्टर टू B वेक्टर। आपको अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है कहां से कहां, A वेक्टर से B की तरफ। कब कब, if A क्रॉस B इज आस्क्ड। अगर A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B से पूछा गया है तब। अगर B वेक्टर क्रॉस A पूछा गया है तो आप अपना पाम कहां रखोगे, B के अलोंग रखोगे और फिंगर कहां कर्ल करोगे, A के अलोंग कर्ल करोगे। ठीक है, क्लियर है, पक्का? हाँ सर। थर्ड पॉइंट, the direction of thumb, the direction of thumb, the direction of thumb will give the direction, will give the direction of A vector cross B vector। सिंपल सी बात, आपका जो थंब होगा वो आपको A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। ध्यान रखना, A क्रॉस B की डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, B क्रॉस A की डायरेक्शन आ रही है नीचे की तरफ। आपको अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है अलोंग दी स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि B वेक्टर से उंगली इस तरफ उल्टा घुमा दिया, यहां तक ले आए बड़े एंगल को फॉलो करते हुए, नहीं। एंगल हमेशा स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होना चाहिए। अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो इस एंगल के थ्रू जाओगे, B क्रॉस A कर रहे हो तो भी इस एंगल के थ्रू अपनी फिंगर्स को क्या करोगे, कर्ल करोगे। क्लियर बात है? 100%? हाँ सर। तो यही था हमारा राइट हैंड थंब रूल, यही था हमारा स्क्रू रूल, जिससे हम अपने A क्रॉस B की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात है? हाँ सर, क्लियर बात है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या हमें पढ़ना है। चलो भाई, ये हो गई बातें हमारी डायरेक्शन के बारे में। अब क्या होता है ना, आपको कभी कभी कुछ अलग तरीके से, कुछ नए तरीके से वेक्टर लिखे हुए दिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ दिखता है। कैसा दिखता है जरा देखना, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे देता है। आज हम उस कंफ्यूजन को मिटा देंगे और देखेंगे कि वो हमसे बोलना क्या चाहता है। आपको ऐसे लिखा हुआ मिलती हैं चीजें,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। और यहां लिखा होता है एन कैप। एन कैप को लिख देता हूं मैं दूसरे कलर से ताकि हम इसको अलग से समझें, अलग से पकड़ में आए हमारी नजरों में, है ना। ये जो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया ना, ये क्या लिखा है सर? अभी तो आपने ऐसा हमको कुछ भी नहीं पढ़ाया, और ये कैसे रिप्रेजेंट करके लिखा है, क्या लिखा है सर ये क्रॉस प्रोडक्ट को? तो ये क्या है? दिस इज कंफ्यूज करने का तरीका, दिस इज कंफ्यूज करने का तरीका। कंफ्यूज करने का तरीका। चलिए, क्या है ये तरीका? आओ उसकी बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि जब आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करोगे तो ये बात 100% श्योर है कि उसके पास उसके रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, और उस वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए। ये बात आपको पता है? हाँ सर, हमको पता है। तो वही बात इसने दूसरे तरीके से आपको बताई है। देखो, ये जो चीज है ये क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन देना भी तो बनता था, तो हमने क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां पर क्या ले लिया? एक यूनिट वेक्टर ले लिया, जो क्या काम करेगा? डायरेक्शन देने की काम करेगा। क्या करेगा? डायरेक्शन देने का काम करने वाला है। क्लियर? तो अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड है और उस मैग्नीट्यूड को हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, तो पक्की बात है कि एक वेक्टर क्वांटिटी बनने वाली है। हाँ ठीक है, अब हमको समझ में आ गया सर। तो ये सिर्फ क्या है? रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक, अच्छा, जैसे कि हमने ये बात अभी अभी की कि अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा, मान लो आर वेक्टर आएगा, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है। प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, लेकिन हम कैसे बताएं कि इस डायरेक्शन में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट गया है? तो हम क्या कर सकते हैं? इस डायरेक्शन में अपना एक यूनिट वेक्टर ले लें, इस डायरेक्शन में हम अपना एक यूनिट वेक्टर ले लें, जो क्या बताएगा? इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। क्लियर बात है? हाँ सर। तो ये देखो, हमने इसी एन कैप को यहां मल्टीप्लाई कर दिया और बोल दिया कि ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है भाई? 1 है। और ये किस लिए बैठा है यहां? ये सिर्फ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड जो आया है उसको डायरेक्शन देने के लिए बैठा हुआ है। क्लियर बात है मेरी? 100%। चलिए, देखिए, ये चीज आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कब? जब हम इसका एक क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो चलिए आप इसको देखिए, फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन से हम पता करेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। चलिए, वेरी गुड। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो मैं करता हूं इसको इरेज और फिर चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आइए, चलिए देखो, आपको बोला है फाइंड करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको दे दिया है भाई। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है 5 यूनिट का, ये है 8 यूनिट का, मतलब आपको मैग्नीट्यूड दे दिया गया है। एंगल दे दिया है दोनों वेक्टर के बीच में 30 डिग्री का, और बोल रहा है कि पता करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। ठीक है, पता कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर देखिए, अभी तक आपने हमको जो बताया है वो ये बताया है कि अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? कैसे फाइंड आउट करते हो? ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ए टू बी टू साइन थीटा। इससे आपको क्या पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलेगा, है ना। अभी हम इसको डायरेक्शन देने में सक्षम नहीं हुए हैं। अच्छा, चलिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास। हाँ सर, दिया हुआ है हमको कितना? 5 यूनिट्स। ये दिया है 5 यूनिट्स। वेरी गुड। क्या आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है? बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है भाई? 8 यूनिट्स। ठीक, चलो, क्या आपको दोनों वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल दिया है? हाँ सर, 30 डिग्री दिया है। आओ, सब कुछ तो दे दिया है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 8, साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 5 इंटू, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप 580 लिख रहे हो तो 5 इंटू 8 इंटू
5 इंटू 8 इंटू साइन 30 इज 1/2, कितना हो गया ये 2 4 जा 8, ये कितना आ गया 20 यूनिट्स। कितना आ गया भाई 20 यूनिट्स आ गया। ये क्या आई है, ये क्या आई है, ये सर मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है। अभी हमारे पास इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, हम बता नहीं सकते कि ये 20 यूनिट्स किस डायरेक्शन में। अच्छा आइए अब हम यहां यूज करते हैं अपना क्या राइट हैंड रूल। क्या यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। आ जाओ जरा बात करेंगे प्यार से। ये जो ए वेक्टर और ये जो बी वेक्टर है ये कौन से प्लेन में है सर एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में है सर एक्स वाई प्लेन में। क्या दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है। हाँ सर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं तो दोनों वेक्टर इसी प्लेन में होंगे। ठीक है, आपको क्या निकालना है सर, मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है सर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो आप यहां पर अगर राइट हैंड रूल लगाओगे तो आप अपनी राइट हैंड की पाम को उठाओ और कहां रख दो, उस पॉइंट पर जाकर रख दो जहां पर ये दोनों वेक्टर ज्वाइन हो रहे हैं। ये रख दिया मैंने, क्या कर दिया, ये रख दिया। ठीक, अब प्लेन ये है, अब प्लेन ये है, ठीक है ना, ये जो बोर्ड है, अब ये प्लेन आपके सामने ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक, ओके, और यहीं पर ये वेक्टर ऐसे बना दिए गए। ठीक है, अब आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आपने अपना पाम रखा ए पर और क्रॉस करना है बी के साथ, तो फिंगर्स कहां कर ली, फिंगर्स कहां कर्ल कर ली, बी के डायरेक्शन में। फिंगर्स कहां कर्ल कर ली, बी के डायरेक्शन में। तो देखो ये ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, कर्ल करूं, ये बाहर निकला, थंब की डायरेक्शन बाहर आई। फिर से दिखाऊं, देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, ये मैंने फिंगर्स कर्ल जैसे ही ये बाहर आ गई। थंब की डायरेक्शन पर आपकी क्या आ जाएगी, थंब की डायरेक्शन में आपकी एन कैप की डायरेक्शन आ जाएगी, एन कैप आ जाएगा। अरे नहीं, या मैं बोलूंगा इस थंब की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। ये बोलना ज्यादा सही होगा। क्या कि जैसे ही आपने ए वेक्टर को बी वेक्टर से यूज कर्ल किया, ये आ गया आपका क्या, ये जो डायरेक्शन आई ये क्या आई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो मैं इसको बाहर की तरफ तो नहीं बना सकता, मैं इधर बना सकता हूं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ये जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ये ए के भी परपेंडिकुलर है, ये बी के भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये एक्स वाई प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जो ए क्रॉस बी है। हाँ, ये एक्स वाई प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यही एक्सिस तो है, जेड एक्सिस। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर तो मुझे यही एक्सिस दिख रही है, जेड एक्सिस, जिसकी तरफ ए क्रॉस बी आ रहा है। तो क्या आपको जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं पता, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं पता? पता है सर, और वो क्या है, दैट इज के कैप। वो क्या है, के कैप है। तो हम यहां पर क्या बोल देंगे कि इस z एक्सिस की डायरेक्शन में ही आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ रहा है, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मुझे पता है वो होता है k कैप। तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इस 20 के आगे क्या लगा दोगे, k कैप लगा दोगे। तो आप सीधे लिख सकते हो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 k कैप। ये आ गया आपके पास रिजल्ट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का। कितना साफ सुथरा प्यारा एकदम क्यूट सा सॉल्यूशन था, नहीं कुछ भी नहीं करना था यार। हमको पता है कि अगर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है ना, अगर मैं बोलूं यहां से मैग्नीट्यूड हटाऊं, मैं बोलूं मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो वो ऐसे ही निकलता है। इसको वेल डिफाइंड फॉर्म में हम कैसे लिख रहे थे, ऐसे लिख रहे थे, है ना। ये हमको कंफ्यूज करता था, इसलिए मैंने उस टाइम ये चीज लिखी नहीं, लेकिन अब हम इसमें प्रो हो गए हैं। तो आइए अब इसको शुरू से देखते हैं। क्या मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर। क्या मैं इस मैग्नीट्यूड को आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं, हाँ सर, मैंने फाइंड आउट किया, 20 यूनिट्स आया था। अच्छा, अब मुझे ये एन कैप मिल जाए, ये डायरेक्शन मिल जाए, तो मैं अपने क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर दूं। तो मैंने देखा भाई ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था, ए वेक्टर पे अपनी पाम को रखा, बी वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो ए से मैं बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल गया, अपनी फिंगर्स को कर्ल किया और मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर की तरफ आया, मतलब इस डायरेक्शन में आया। तो ये जो एक्सिस थी ये परपेंडिकुलर थी इस एक्स वाई प्लेन के, इस एक्स वाई प्लेन के। तो अगर ये इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर थी तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर थी। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी एक्सिस पर आ रही है, क्या जेड एक्सिस पर आ रही है। हाँ, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आपको एक असाइंड यूनिट वेक्टर दिया गया है, वो क्या है,
के कैप है तो मैंने तुरंत क्या कर दिया, उसको के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमारा एन कैप क्या बन गया, के कैप बन गया इस केस में। क्लियर है, पक्का है, 100% है, हाँ सर। तो यार ये बातें हैं, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लो, साथ ही साथ आप फिर राइट हैंड रूल लगाकर देख लो कि डायरेक्शन क्या आने वाली है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, पक्का 100%, हाँ सर 100%। ठीक, चलिए अगर मैं इसको स्क्रू रूल से देखना चाहूं तो देखो स्क्रू को रखो कहां पे, जहां पर आपने टेल से टेल जोड़ा है अपने वेक्टर को, स्क्रू को रखा मैंने इस जॉइंट पे। अब ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो कैसा जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो स्क्रू को आपने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया 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 घुमाया। तो जब भी आप स्क्रू को, ये देखो स्क्रू है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ आता है। तो अगर मैंने यहां से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, और बाहर की तरफ कौन सी एक्सिस है आपकी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के कैप होता है। सिंपल। तो कोई भी रूल लगाओ, आपकी मर्जी है, जो रूल आपको पसंद हो आप उस रूल का यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। चलिए भैया, ये कर लिया हमने अपना एक क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन, है ना, सीख गए हैं। पहले मैग्नीट्यूड निकाल कर रख देंगे, फिर हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे मतलब हाथ उठाएंगे नहीं, हाथ उठाएंगे राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए। जिसका क्रॉस जिससे करना है, जिसका क्रॉस जिससे करना है, तो जिसका करना है उसकी डायरेक्शन में रखेंगे पाम को, और जिससे करना है उसकी डायरेक्शन में कर्ल कर देंगे अपनी उंगली को। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, बहुत ही प्यारे तरीके से हमने अपने कंसेप्ट्स को देख लिया है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ नई चीजें। चलिए, स्पेशल केसेस आ गए हैं हमारे सामने, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, इन सारी चीजों की हमने बात की थी। लेकिन यहां पर हमको 3 ही केस देखने हैं, 3 ही केस देखने हैं, थीटा 0, थीटा 180 और थीटा 90। चलिए बात करते हैं लाइन से। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो आपका एक वेक्टर बनेगा ए वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर बनेगा बी वेक्टर ऐसा। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो क्या मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराकर देख लूं क्या आएगा? हाँ सर, मुझे पता है कि अगर आप ए क्रॉस बी कराते हो तो उसका मैं खड़े पर आपको बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा। मतलब अरे यार, ये जो पेन है ना, ये बड़ा परेशान करता है मुझे। चलिए, ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, ए। अब मैं मॉड नहीं लगा रहा, आप समझ जाना कि ये मैग्नीट्यूड है, ए बी साइन थीटा। अब भाई थीटा तो 0 कर दिया, थीटा क्या कर दिया, 0 कर दिया। थीटा जब आपने 0 कर दिया तो साइन 0 कितना होता है, साइन थीटा की जगह 0 रख देता हूं, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यार याद करो, जब आपका डॉट प्रोडक्ट आप निकालते थे और वहां थीटा अगर 0 हो जाता था तो वैल्यू 1 आती थी। क्या आती थी, वैल्यू 1 आती थी। याद कीजिए, देर से ही सही निकलकर मेरे अंदर का हीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट खुद से हो तो 1, किसी और से हो तो 0 आएगा। यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, है ना, याद कीजिए हमने पढ़ा है वहां पे। तो देखो यार, जब मैं एक वेक्टर जो दूसरे वेक्टर से पैरेलल है तो एंगल थीटा 0 डिग्री है, इसको मैं बोलता हूं पैरेलल वेक्टर्स। अगर आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो थीटा की जगह 0 पुट करोगे, साइन 0 0 हो जाता है, तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। याद रखिएगा, जब भी थीटा 0 डिग्री होगा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, जब भी थीटा 0 डिग्री होगा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। यह बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। चलिए दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस आपसे क्या बोलता है, दूसरा केस बोल रहा है अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो, बिल्कुल सही, ये भी देख लेते हैं। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो वेक्टर क्या हो जाएंगे, यह है आपका बी वेक्टर, यह है आपका ए वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में आपने बोला 180 डिग्री एंगल, तो
वेक्टर क्या कहला जाएंगे? ये वेक्टर कहला जाएंगे सर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, हाँ कि ना? हाँ सर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहला जाएंगे। ठीक है, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको कराना पड़ गया, ए क्रॉस बी आपको कराना पड़ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यार दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए। थीटा की जगह आप रख दो 180 डिग्री, तो साइन हो जाएगा 180। आपको पता है साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। तो चाहे वेक्टर पैरेलल हो चाहे वेक्टर एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेंगे। हमेशा क्वेश्चन में बार बार ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, दिमाग में ये बात आपके फीड हो जानी चाहिए। क्लियर है? 100%। वहां क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट में cos 180 -1 हो जाता था, -1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाता था? -ab आ जाता था, जिसको हम बोलते थे नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है। एंटी पैरेलल वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो हमेशा आने वाला है क्या? 0। आ जाओ जरा तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब आपका एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, एक वेक्टर है आपका ये बी वेक्टर। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को आपको बोल दिया जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90। और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। नहीं, साइन 90 होता है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? ए बी, पॉजिटिव का ए बी। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब आपका थीटा 90 डिग्री होता है तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू देता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट maximum value of cross product between two vectors। सही बोला कि नहीं बोला? हाँ सर, बिल्कुल सही बोला। तो जो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं वो 2 ही बनते हैं। ये तो चलो ठीक है, आप देख लोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट केस बनते हैं वो ये बनते हैं कि अगर वेक्टर एंटी पैरेलल है या पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है, क्लियर है? पक्का 100%? हाँ, यही चीज आगे जाके आपको यूनिट वेक्टर्स में देखनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स आपको पता है क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं भाई? एक आई कैप होगा, एक जे कैप होगा, एक के कैप होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप कराओगे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, है ना? तो वहां कैसी चीजें आएंगी, कैसे बदलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वहां जाकर देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए आप इसको कर लीजिए पहले नोट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए, चलिए भाई, लिख लिया होगा बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, है ना? ये स्पेशल केसेस यार याद रखना है। जैसे आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था, तो डॉट प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थे स्पेशल केसेस याद रखना, खासकर 90 वाला। यहाँ 90 वाला उतना खास नहीं है, लेकिन हाँ 0 180 डिग्री वाला है, तो उसको याद जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वाह, चलो देखते हैं। पहली ही जो प्रॉपर्टी है उसमें नॉट आ गया। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होते हैं नेचर में? कम्यूटेटिव होते हैं। क्या होते हैं नेचर में? कम्यूटेटिव होते हैं। यहां पहले ही बोल दिया गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट को ऐसे मत लेना, हल्के में मत लेना, वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। मतलब क्या? कम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ करता था कि आप अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो और अगर आप बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो तो दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाती तो हम बोल देते कि ये कम्यूटेटिव है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? आओ बात करेंगे, प्यार से करेंगे। देखो कैसे, एक वेक्टर बी वेक्टर, प्यार से देखेंगे। ये जो कलर चल जाता है ना, ये ना कलर ना, ओहो कोई बात नहीं, चलिए आइए। ए वेक्टर ए विलन, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा। अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूं, हम सबको पता है कि उसकी वैल्यू क्या आनी है, मैग्नीट्यूड क्या आना है? ए बी साइन थीटा। हाँ, डायरेक्शन पूछूंगा तो आप बोलोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना? ये इस प्लेन में रखा है, इस प्लेन में।
ये आपको इस प्लेन में दिख रहे हैं, ये लेकिन इस प्लेन में से हाथ में रखे हैं दोनों वेक्टर मेरे, ठीक है ना। दो वेक्टर, ये दो वेक्टर दिख रहे हैं, ये दो वेक्टर ऐसे हैं, दो वेक्टर ऐसे हैं, और ए क्रॉस बी आ रहा है ऊपर की तरफ। ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी कर रहा हूं, तो ऊपर की तरफ आ रही है डायरेक्शन, अंगूठे की तरफ, थंब की तरफ, ये है आपकी डायरेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है ना। समझना, आप बोलोगे सर ये तो इस प्लेन में है, या दिखाने के लिए इस प्लेन में है, लेकिन ये दोनों वेक्टर कैसे मेरे हाथ पे रखे हुए हैं, ये दो वेक्टर ये दोनों मेरे हाथ पे रखे हुए हैं, इनको क्रॉस करूंगा, इनको क्रॉस करूंगा तो थर्ड वेक्टर आएगा ऐसे ऊपर, ठीक है ना। चलिए ये बनाया हुआ है मैंने। अच्छा, ए क्रॉस बी आपने किया, ए बी साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ गया, वेरी गुड, लेकिन मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है। अगर मैं करता हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी ए साइन थीटा। अरे भाई एक ही बात तो है, अगर 5 इंटू 10 होगा या 10 इंटू 5 होगा, आना तो 50 ही है। थीटा अगर एंगल 30 है तो आएगा साइन थीटा 30 ही। अरे हाँ कि ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। यार मेरी बात बहुत प्यार से सुनना, नहीं तो ना दिक्कत फंस जाएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। अच्छा, क्या मुझे आप इस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। ये दोनों वेक्टर हाथ में रख दिए, इस प्लेन में है, इस प्लेन में है, ठीक है ना। हमको बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ जाना है थ्रू स्मॉलर एंगल, है ना। तो हम ऐसे तो नहीं कर्ल कर सकते अपनी फिंगर को, तो हम ऐसे रखेंगे बी वेक्टर की तरफ पाम अपना, और कर्ल करेंगे अपनी फिंगर्स ए की तरफ। तो हमारा जो अंगूठा है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो अब आप ये समझो, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है ना। यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट। याद करो हमने पढ़ा था अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। याद करो, एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कि अगर मान लो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर, इसका माइनस ऑफ ए वेक्टर आप बना सकते हो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन क्या होना चाहिए? वो सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। याद है आपको? हाँ सर याद है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, बी क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट? बट डायरेक्शन इज डिफरेंट मतलब डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट। तो यहां से यार मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, पुराने कंसेप्ट याद आ गए, और मैंने क्या बोल दिया? मैंने एक झटके में लिख दिया क्या कोका कोला तू, नहीं ये नहीं लिखा मैंने, ये लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए के बराबर तो नहीं है, बी वेक्टर क्रॉस ए के बराबर तो नहीं है, लेकिन वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? वो बराबर है बी वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर। क्या ये बात मैंने सही बोली? क्या ये बात मैंने सही बोली? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है भाई, वो मैग्नीट्यूड में भले ही बराबर होगा, लेकिन क्या है? डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा, यानी कि अगर मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया, तो ये किसके बराबर होगा? इसके रिजल्टेंट के बराबर, इसके रिजल्टेंट के बराबर, माइनस ऑफ आर डैश वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये बात हम दिमाग में जरूर रखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वेक्टर। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है? पक्का 100%? हाँ सर। तो यार ये चीज हमने जब समझी तो हमको पता चला कि यार कम्यूटेटिव होना तो इसके नेचर में नहीं है,
वेक्टर प्रोडक्ट के नेचर में नहीं है कम्यूटेटिव होना, लेकिन यह बात हमको समझ में आ गई कि अगर आप A क्रॉस B करते हो तो वो माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। कम्यूटेटिव होना उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो याद रखिएगा, कभी भी गलती से A क्रॉस B को B क्रॉस A के बराबर ना लिखिएगा, वो हो ही नहीं सकता। ये मैंने यहां पर लिखकर आपको बताया है। क्या हो सकता है? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। क्लियर? वेरी गुड। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़िया। इसको कर देता हूं मैं क्लियर। देखिए समझ लीजिएगा इस बात को, यही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का। हम डॉट प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव लगा देते थे प्रॉपर्टी, लेकिन यहां नहीं लगा पाएंगे। ठीक, 100 बात की एक बात है, ये गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस B कभी B क्रॉस A के बराबर नहीं हो सकता। A क्रॉस B हमेशा माइनस ऑफ B क्रॉस A के बराबर होगा। प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। क्या मतलब है इसका? कि अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है, अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन 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 आप इसको B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर नहीं लिख सकते। आप इसको C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भले ही मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी, तो कभी भी ये वेक्टर और ये वेक्टर इसका क्रॉस प्रोडक्ट बराबर नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, वेक्टर बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी गुड। वैसे ही अगर आपको बोल दिया जाए एक वेक्टर है A क्रॉस, या बोल दिया जाए A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि नेचर में डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो A क्रॉस C। अब लाइन से चलेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता तो आप कैसे भी लिख देते, A डॉट C लिख देते या C डॉट A लिख देते, एक ही बात होती, क्योंकि हमारे जो डॉट प्रोडक्ट होते थे वो क्या होते थे? कम्यूटेटिव हुआ करते थे। यहां पर हमारे जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो लाइन से लिखना पड़ेगा, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, गलती से भी इसको C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर नहीं लिखेंगे। फिर प्लस A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, प्लस A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। आगे प्लस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, लाइन से चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं ऑर्डर को। B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर, प्लस B वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। क्लियर? ये होता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? पक्का? कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। गलती क्या नहीं करनी है? इसको पलटा के नहीं लिख सकते, इसको पलटा के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नेचर कम्यूटेटिव नहीं होते, क्योंकि नेचर में कम्यूटेटिव नहीं होते। कौन? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब मैं करता हूं इसको क्लियर। आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी में हमारी। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, तो डॉट प्रोडक्ट अगर आप एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ निकाल दो तो उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाया करता था, याद है? ठीक, थीटा होता था 0 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में। आ जाओ, यहां है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। ठीक है, विद इटसेल्फ है तो भाई एक वेक्टर अगर A वेक्टर है, इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे तो भाई थीटा तो 0 ही रहना है। थीटा क्या रहना है? 0 डिग्री रहना है। आओ निकालें भाई A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। इसको मैं बोलता हूं सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रॉपर्टी, इसका मतलब है अपने ही अपने से कौन निकालता है यार? अपने ही अपने से निकाल रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। खुद से ही इतना प्रभावित है, अपनी ही अपनी बात। वो लोग होते हैं ना जो आईने में अपनी ही फोटो देखते हैं और बोलते हैं अरे वाह मेरे बाल कितने सही लग रहे हैं, मैं कितना सही लग रहा हूँ। उनका फ़ोन चेक करो तो उनके फ़ोन में भी वॉलपेपर खुद का ही होता है ना। अपने रूम में लोग लगाते हैं शाहरुख खान,
ऋतिक रोशन, इनके वॉलपेपर वो खुद ही की फोटो लगा लेते हैं। तो क्या है, लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, खुद ही की बात करते हैं, हर जगह खुद का ही जिक्र होता है। वैसे ही भाई यहाँ पर आप खुद एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो, ये क्या है, सेल्फ ऑब्सेस्ड प्रॉपर्टी बोलता हूं मैं इसको, ठीक है। ए वेक्टर का क्रॉस ए के साथ निकालोगे तो ए का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और थीटा कितना है भाई 0 डिग्री, है ना। पैरेलल हो जाएंगे ये वेक्टर, क्या हो जाएंगे भाई, ठीक, पैरेलल हो जाएंगे, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना भाई, बिल्कुल सही। चलिए तो ये क्या हो जाएंगे भाई, पैरेलल वेक्टर बोल दो इसको। चलिए वेरी गुड। साइन 0 आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि 0 होता है, तो इसका टोटल आंसर जो आया वो क्या आया, 0 आया। तो अगर आप किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ निकालो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यही चीज आगे जाके आपको बता देगी कि भाई अगर आप बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ निकालोगे तो 0 आएगा, सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ निकालोगे तो 0 आएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप का निकालोगे आई कैप के साथ तो 0 आएगा, जे कैप का निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ तो 0 आएगा, और अगर आप के कैप के साथ निकालोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितना बनना है, 0, साइन 0 ही होना है। तो यार ये चीजें हम क्या रखेंगे, अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे, ताकि हम कभी भी न्यूमेरिकल्स में इनका यूज कर पाए, कंफ्यूज ना हो। लेकिन अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ आप निकालते थे तो क्या हो जाता था, 1 हो जाती थी वैल्यू, क्या हो जाती थी, 1। डॉट प्रोडक्ट खुद से हो तो 1, किसी और से हो तो 0 आएगा, है ना, यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहां 1 हो जाता था डॉट प्रोडक्ट, यहां 1 हो जाता था। याद है, क्रॉस प्रोडक्ट में कहानी चेंज हो गई है, क्योंकि वहां कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा है। क्लियर, पक्का, 100%। हाँ, तो ये थी भाई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसी के साथ करते हैं हम इस लेक्चर को खत्म। आगे हम आएंगे नए लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स लेके, वहां सीखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाले हैं। तब तक आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए, सारे कंसेप्ट एक दूसरे से जोड़ लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है लेक्चर्स में, आपको भरपूर क्वेश्चंस लेक्चर में मिलेंगे। हमारे पास अभी बचा है सिर्फ ये वेक्टर प्रोडक्ट, और उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ेंगे, फिर हमने वेक्टर को रैप अप करेंगे और स्टार्ट करेंगे फिजिक्स शुरू से। ठीक है, आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए, आप ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हम ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।